हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट। अगली वीडियो में देखेंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो बारिश जोर से पड़ रही है, उसकी आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि हमें तो किससे मतलब है, कंटेंट से मतलब है। ठीक है, वही समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो आपको बताया कि ऑडिट प्रोसेस का यह फाइनल स्टेज है। ऑडिट के जो भी रिजल्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। देखिए, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है। अब आपको बताया कि ओपिनियन दो टाइप की होती है, एक तो होती है अनमोडिफाइड और एक होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में तीन आ जाती है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। इसको रिपोर्ट के बेसिस भी बोल सकते हैं, नीचे मैंने कवर किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जिसे क्लीन रिपोर्ट बोलते हैं, और एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट में हम बोल सकते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन का पार्ट आ गया, या एडवर्स का पार्ट आ गया कि एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको पता है कि इसके थ्रू क्या होता है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है कि यार ये तो ऑडिटेड है, कि किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर ने चेक किए हैं, तो एक तरीके से क्या रहता है, थोड़ा सा आपके मन में क्या रहता है कि यार अच्छी बात रहती है कि ऑडिटर ने चेक करा है, सर्टिफाई किए हुए हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी ही होगी, या अगर ख़राब भी होगी तो उसने अपनी ओपिनियन में दे दिया होगा। एक तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ऑडिटर क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। और जो यूजर है उसके थ्रू सेटिस्फाई हो रहे हैं और देख रहे हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। लैंडर यानी जो भी लोन प्रोवाइड करने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक हो गए, वो सोच रहे लोन देना या नहीं देना। सप्लायर, कंपनी को गुड्स प्रोवाइड करना है नहीं करना। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से उन्हें पता चल जाती है, किसके थ्रू, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है इस पैराग्राफ में मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हो, सिंपल सा पार्ट है। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ एक पॉइंट जिसके थ्रू आपको आ जाएगा क्या है। एक मिनट, सबसे पहले मैं रिपोर्ट का पार्ट बता देता हूँ। देखिए, बोल रहा है ओपिनियन इन एन ऑडिट रिपोर्ट। दे आर प्राइमरी टू काइंड ऑफ ओपिनियंस इशूड बाय एन ऑडिटर इन हिज हर ऑडिट रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो चार ओपिनियन होती है, लेकिन प्राइमरली क्या बोलती है, दो टाइप की होती है, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में तीन होती है। ठीक है ना। अगर आप रिपोर्ट के बेसिस पे बोलोगे तो क्या बोलूँगा, दो टाइप की रिपोर्ट होती है। एक तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जिसको क्लीन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब देखिए, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, सीधी सी बात है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, ऑडिटर इसको चेक कर रहा है, ऑडिटर को लग रही है कुछ गड़बड़, और वो मटेरियल भी है। इसका मतलब उसका इम्पैक्ट एंड यूजर्स पे पड़ सकता है, वो सफिशेंटली इनकरेक्ट है। क्या है, सफिशेंटली इनकरेक्ट है, ऐसा मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है यूजर्स पे, जिसको एक तरीके से दिखाना ज़रूरी है, तो वो अपनी ओपिनियन में दिखाएगा। अगर उसको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट है, तो उस केस में क्या बोलेगा, क्लीन रिपोर्ट। अगर मिस स्टेटमेंट है लेकिन मेटल नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजर्स को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, तब भी क्या देगा, वो अपनी क्लीन रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। अगर उसको कुछ लग रहा है तो एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, उसमें जनरली बता देगा कि कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करी है, या अकाउंटिंग कोई नई पॉलिसी आई है उससे पहले ही उसको फॉलो कर दिया है, कोई लिटिगेशन का पार्ट है, तो वो भी मैंने कवर किया है। इसे बोलते हैं EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब क्वालिफाइड रिपोर्ट में जनरली हम क्या कर सकते हैं कि ओपिनियन बोल सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकती है, एडवर्स ओपिनियन हो सकती है, डिस्क्लेमर हो सकती है। तो रिपोर्ट के बेसिस पे दो आ गया, और ओपिनियन के बेसिस पे भी दो आ गया, लेकिन नॉर्मल कितनी होती है, चार ओपिनियन। मॉडिफाइड में कितनी होती है, तीन। अनमॉडिफाइड मतलब क्या रखना, अनक्वालिफाइड, क्लीन मतलब अच्छी है, फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट है। लेकिन मॉडिफाइड में क्या आ गया आपका, तीन, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। पहले इसका छोटा पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर इसका डिटेल पार्ट कवर करेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, छोटा पार्ट ये रहा। ठीक, तो देख सकते हैं ये अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी, जिसे हम क्या बोलेंगे एक तरीके से कि ये क्लीन ओपिनियन है, क्लीन रिपोर्ट है। अनक्वालिफाइड क्या है, रिपोर्ट है। ये क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, डिस्क्लेमर, जो कि क्या होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन कहलाती है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फ्री फ्रॉम एनी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, अनमोडिफाइड ओपिनियन में। इसका मतलब आपकी एक तरीके से जो रिपोर्ट जाएगी वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जाएगी, क्लीन रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, जो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है उससे फ्री है। यानी एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हम सोच रहे थे कि यार सफिशिएंट कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इनकरेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कोई इनकरेक्ट है, जिसके बेसिस पे क्या है, जो भी यूजर्स हो गए उन्होंने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया और बाद में उनको लॉस हो गया। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसमें अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मॉडिफाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अनमॉडिफाइड कब करेगा, जब वो फ्री है, फ्री फ्रॉम एनी मेटल मिस स्टेटमेंट, मतलब कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है ऐसा। अब मान के चलिए, देखिए मिस स्टेटमेंट दो टाइप्स हो जाएंगे, एक तो मेटल हो गया, एक इमेटल हो गया। इमेटल के केस में तो हमेशा क्या आएगी, आपको पता है, अनमॉडिफाइड ही आएगी, अनक्वालिफाइड ही आएगी, क्लीन आएगी। लेकिन मेटल मिस स्टेटमेंट के केस में जनरली क्या आता है, आपका क्वालिफाइड आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा, और डिस्क्लेमर के तो बात की बात है।
याद रखना यहाँ पे बोल दिया फ्री फ्रॉम एनी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी मिस स्टेटमेंट है वो इमैटेरियल है। मिस स्टेटमेंट है वो क्या है, इमैटेरियल है, ज़्यादा एक तरीके से काम का नहीं है। यानी इसका मतलब ऐसा मिस स्टेटमेंट है जो इमैटेरियल है, जिनसे यूज़र को क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी यूजर्स हो गए, बैंक हो गए, मैंने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन्वेस्टर हो गए, स्टेक होल्डर हो गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, क्वालिफाइड और एडवर्स में देखिए, द ऑडिटर इज़ एबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब देखिए मिस स्टेटमेंट है और याद रखना मैटेरियल भी है, लेकिन एक केस में क्या है, परवेसिव नहीं है और एक में क्या है, परवेसिव भी है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं बना के, देखिए ये पर्टिकुलर मैंने बोल दिया और यहाँ पे हमने बोल दिया कि एविडेंस तो है किसके, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस स्टेटमेंट, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मैटेरियल भी है, यहाँ पे भी बोल दिया मैटेरियल भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, नॉट परवेसिव, ऐसे बोल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, परवेसिव। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, जबकि ये जो मेटल मिस स्टेटमेंट है जो नॉट परवेसिव है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, सारे यूजर्स पे एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि परवेसिव का मतलब क्या होता है, सारी जगह फैला हुआ। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेटल मिस स्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो उस केस में क्या आएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगी। लेकिन एडवर्स में क्या बोल रहा है कि मेटल मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव भी है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ फैला हुआ है, इम्पैक्ट डाल रहा है, सारे के सारे यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखिए जनरली जो क्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट जब भी ऑडिटर देगा तो उसमें क्या बता देगा कि हमने किस बेसिस पे जो क्वालिफाइड ओपिनियन दी है। फिर जब क्या करेगा वो आगे क्वालिफाइड ओपिनियन की और वर्डिक्ट देगा तो उसमें क्या बोलेगा, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमने बेसिस बताया क्वालिफाइड ओपिनियन का, उससे रिलेटेड जो भी मैटर बताया उसको छोड़ के बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फेयरली ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। ठीक है, एक तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, किसको छोड़ के, उस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ के जिसमें हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दी है। क्योंकि देखिए हमने क्या बोल दिया, मैटेरियल, ठीक है, एंड नॉट परवेसिव, बट नॉट परवेसिव, याद रखना, मैटेरियल बट नॉट परवेसिव। मैटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग अभी भी अप्लाई हो सकती है। बस इस मैटर को छोड़ दीजिए और बाकी सारा पार्ट क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस मैटर को छोड़ दीजिए जो मैटेरियल है, और बाकी सारा पार्ट क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। तो सामने वाला क्या करेगा, जो भी डिसीजन मेकर है एक तरीके से, जो भी यूज़र है, बैंकर हो गया मैंने आपको बताया, जो लैंडर है लोन प्रोवाइड करने वाला, कोई शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या देखेगा यार कि इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। बैंकर क्या देखेगा, लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, जनरली यही पार्ट होगा, नॉर्मल पार्ट। लेकिन जहाँ पे क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो एक्सटर्नल यूजर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको लॉस ही होगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर पहले ही क्या कर देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा, क्योंकि एक तरीके से इसको सही नहीं किया जा सकता। वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि इसको सही करो, अगर वो नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या करेगा, वो अपनी एडवर्स ओपिनियन दे देगा। एडवर्स में क्या होगा कि डू नॉट प्रेजेंट एनी ट्रू एंड फेयर व्यू, उसमें कोई एक्सेप्ट वैक्सेप्ट का पार्ट नहीं आएगा। सीधी सी बात है, मैटेरियल भी है और साथ में परवेसिव भी है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उसके बेसिस पे जो डिसीजन मेकर है, जो यूज़र है, वो सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो सीधी सी बात है एडवर्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या बोला, द ऑडिटर इज एबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि क्या है, मटेरियल, जो कि क्या है, मटेरियल, एक में परवेसिव नहीं है एक में परवेसिव है। तो याद रखना कि जब भी ऐसे बोले कि एविडेंस जो बात कर रहे हैं, एबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, जो कि मटेरियल है, इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट का पार्ट है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो हम मॉडिफिकेशन का पार्ट अप्लाई करेंगे, एक तो इस केस में। और दूसरा ये होगा कि जब आपको एविडेंस ही नहीं मिल पा रहे, जब आपको एविडेंस ही नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब ऑडिटर अनेबल है सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करने में, उस केस में क्या आएगा, मॉडिफिकेशन का पार्ट आ जाएगा। तो मॉडिफिकेशन का पार्ट दो केसेस में आता है, जनरली बोला जाता है व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि एक तरीके से क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है, कुछ ना कुछ तो है तो सही मटेरियल, लेकिन एक में परवेसिव नहीं है और एक में परवेसिव है, ये बताया मैंने। और दूसरा किस केस में मॉडिफिकेशन का पार्ट आएगा, जब ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा। तो देखिए क्या बोल रहा है, द ऑडिटर इज अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट आ गया, विच इज़ बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या मतलब है, इसमें जनरली यही है ना कि जो भी ऑडिटर है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस अडॉप्ट नहीं कर पाया, यानी ऑब्टेन नहीं कर पाया।
सफिशेंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, और साथ में क्या बोल दिया उसमें, मटेरियल प्लस परवेसिव है, तब जाके डिस्क्लेमर आएगा। अब इसमें भी कई जने पूछते हैं कि सर ये वाला पार्ट तो आ गया कि यहाँ पे जनरली क्या था, जो एविडेंस था वो किसका था, मिस स्टेटमेंट का था, और इसमें मटेरियल नहीं परवेसिव था, और इसमें मटेरियल प्लस परवेसिव का पार्ट था इस वाले पार्ट में। और इसमें क्या है, हम सफिशेंट एविडेंस पा ही नहीं पा रहे, ले ही नहीं पा रहे, तो उस केस में क्या आ रहा है, हमारा मटेरियल प्लस परवेसिव का पार्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे होता है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्या होता, फिर आता आपका क्वालिफाइड का पार्ट, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर ऑडिटर इज अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट विच इज़ बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेमर का पार्ट आएगा। इसका मतलब एक तरीके से क्या है, हमें एविडेंस ही नहीं मिल पाए, वो हमें पता है कि मटेरियल भी है और एक तरीके से परवेसिव भी है, उसका इम्पैक्ट सारे डिसीजन मेकर्स को पड़ेगा, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ेगा, ये बोल रहे हैं कंपनी की और ऑर्गेनाइजेशन पे एक साथ पूरा का पूरा वो इम्पैक्ट डालेगा, और जो भी यूजर्स हैं वो सही ढंग से उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक तरीके से उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। लेकिन अगर सिर्फ मटेरियल होता लेकिन परवेसिव नहीं होता, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो उस केस में क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देनी है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर चाहो तो अगली वीडियो में क्या करेंगे, एक मैं आपको क्या करूँगा, चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें क्या होगा, इस तरीके से आपको चार्ट प्रोवाइड कर रखा होगा और आपको पूरा का पूरा ये सारा का सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी तो जो दे रखा है उस हिसाब से कवर कर लीजिए, सिंपल पार्ट है। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसके थ्रू भी थोड़ा सा और दिमाग में खुल जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये टिपिकल पार्ट है। अब इसमें क्या है, आपको एक दो बार वापस से रीड करोगे तब जाके थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो नॉर्मल पार्ट है, ऊपर ऊपर मतलब क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि जैसे मैं क्या बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपने लिख दिया मिस स्टेटेड, तो आप खुद भी बना सकते हो। देखिए वर्किंग आप खुद भी बना सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मिस स्टेटेड हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, यानी उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। अब उसमें जनरली अगर वो इमेटेरियल होता तो उस केस में क्या बोलते हैं, क्लीन रिपोर्ट, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, बट नॉट परवेसिव। तो बस ऐसे लिख देना आपको, मटेरियल प्लस परवेसिव। अगर नहीं लिख पा रहे तो अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कर दूंगा इस तरीके से बना के। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवर्ड्स का पार्ट, मटेरियल प्लस परवेसिव, पर यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो वो क्या हो गया, क्वालिफाइड का पार्ट। अब रटने की थोड़ी ज़रूरत थी, आपको ये पता रहना चाहिए था कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। फिर दूसरा आपको क्या बनाना है कि हमने सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करे, ठीक है। तो उस केस में क्या आ गया, मटेरियल प्लस परवेसिव, और यहाँ पे क्या आ गया, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो हमने जो लास्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था हमने, डिस्क्लेमर वाला पार्ट। तो हमने क्या बोला था, मटेरियल और प्लस साथ में क्या है, परवेसिव भी है। तो ये फोर्थ वाला पार्ट था अपना, जिसमें हमने क्या बोला कि हम सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और साथ में मटेरियल प्लस परवेसिव एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है, परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर का पार्ट। लेकिन अगर मैंने क्या बोल दिया, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो तब मुझे क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ बार बार, इसलिए सिंपल है, टिपिकल नहीं है। अब देखिए ऊपर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये मैंने देखो फॉर्मेट भी कवर कर रखा है एक तरीके से, कंटेंट कि किस तरीके से आपका आएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो विकीपीडिया पे आपको इसका क्या है, पूरा का पूरा एक फॉर्मेट ढंग से मिल जाएगा। यहाँ तो मैंने उसके कंटेंट कवर कर लिया एक तरीके से, अगर प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट बेसिक्स फॉर्मेट एंड कंटेंट, ये तो जनरली मैंने बताया एक तरीके से क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल यूजर्स हो गए उसके बेसिस पे क्या करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। तो अगर वो ऑडिटेड होंगे तो उस केस में क्या हो, ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन दे रखी होगी ऑडिट रिपोर्ट में, उसके बेसिस पे वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या बोल दिया कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, लेकिन उसको चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर का। वो उसको एग्जामिन कर रहा है कि जो ओपिनियन है हमारे बेसिस पे वो मॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि मटेरियल है, तब जाके हम क्या करेंगे, अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ही नहीं याद रखना, तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है, अनमॉडिफाइड दे दीजिए। क्यों, क्योंकि उस केस में वो क्लीन रिपोर्ट का पार्ट आता है। कहने का मतलब अगर कोई भी इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे, क्लीन रिपोर्ट दे देंगे, क्लीन चिट दे देंगे सामने वाली कंपनी को कि इसके ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि अगली वीडियो में आपका आएगा, उसके थ्रू ये बनाए गए। ठीक है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आता है और एक नहीं सॉरी एक हमारा जो आता है वो क्या आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आता है। उसमें दो आते हैं, एक तो क्या आता है, जनरल आता है,
और एक आता है स्पेसिफिक आता है, जो कि अगली वीडियो में पता हो जाएगा आपको। इस तरीके से क्या होता है, जनरली आपको कोई बताता नहीं है अलग अलग पार्ट, ये आपको पता चल जाएंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। जनरली उसमें जनरल आता है और स्पेसिफिक आता है। जनरली क्या हो गया, जितनी भी कंपनीज है उनके लिए अप्लाई होता है। स्पेसिफिक क्या हो गया, स्पेसिफिक कंपनीज के लिए अप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं है। पर उसमें थोड़ा सा क्या ज़्यादा पार्ट दे रखा है, तो एक्स्ट्रा मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है अगले पैराग्राफ पे, फॉर एनी एंटरप्राइज द ऑडिट रिपोर्ट इज ए की डिलीवरेबल which show the end result of the entire audit process. The users of financial statements like investors, lenders, customers and other base their decisions and plan on audit report of any enterprise. इसका मतलब क्या है, वो उसी के बेसिस पे अपना क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर, लेंडर, कस्टमर होगा, यही मैंने बताया था। एन ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज क्रिटिकल टू इन्फ्लुएंसिंग द परसीव्ड वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ये बोल दिया। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो एंड यूजर है एक तरीके से उसको वो क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्या, ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि अगर वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखता, नॉर्मल देखता रिपोर्ट मान के चलिए, फाइनेंशियल अगर मान के चलिए ऑडिट होती ही नहीं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता, तो वो तो कंपनी ने अपने हिसाब से क्या कर रखा है, स्टॉक को बढ़ा रखा है, जिसके थ्रू प्रॉफिट बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से जानबूझ के उसने क्या कर दिया, उसको मटेरियल मिस स्टेट किया हुआ है। अब उसको सही भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो है ही नहीं। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट होती तो उस बेसिस पे यूजर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देख पाता और उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की परसीव्ड वैल्यू जनरेट कर पाता। तो एक तरीके से क्या है, उसको जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो अच्छी प्राप्त हो रही है, अच्छी रिसीव हो रही है। किसको, एंड यूजर को, जो इन्वेस्टर हो गए, लैंडर हो गए, कस्टमर हो गए। द ऑडिटर शुड बी केयरफुल in issuing the audit report as there is are a large number of people placing reliance on such report and taking decision accordingly। तो वही उसको अपनी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा तो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। प्रॉपर क्या करता है वो, ऑडिट एविडेंस ये लेता है। देखिए आपने शुरू के जो भी प्रोसेस पढ़े तो आपको पता है कि उनमें क्या पार्ट था, एक तरीके से ऑडिट प्लान बनाता है वो, उसके बाद क्या करता है वो ऑडिट कर रहा है और लास्ट में क्या करता है, कंक्लूड करके ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। अगर आपको डिटेल पार्ट और भी देखना है तो बहुत सारे ऑडिट के अलग अलग ऐसे आते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसे का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगेगा। जैसे अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो उसके लिए ऐसे क्या होता है, 700 होता है, ऐसे 700। अगर मैं बोलूँगा आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, मतलब वही क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, उसके लिए होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705, ये होता है। इस तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट की बात कर रहे हो तो ऐसे 200 लगता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, इस तरीके से अलग अलग लग जाते हैं। तो वो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है द रिपोर्ट शुड बी इशूड बाय बीइंग अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन। इसका मतलब एक उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मैंने बताया इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा एकाग्र रहे, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचे कि हमें कंपनी ने ऑडिट करने के लिए कहा है, तो उस केस में क्या है, हम कंपनी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हमें किसके लिए देना है, मेंबर्स के लिए। मेंबर्स मतलब जो कंपनी के मेंबर्स है, यूजर्स हो गए, उनके लिए। तो उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना है। तो हमें बायस होना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लुएंस हो गए तो रिपोर्ट गलत होगी और उसके बेसिस पे क्या होगा, जो यूजर्स हैं उनके लिए भी डिसीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उनको भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, लैंकेस्टर हैज़ डिफाइंड ए रिपोर्ट A report is a statement of collected and considered facts, so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in possession of the full facts of subject matter of the report। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बाहर का प्रोसेस सारा पता है कि हाँ यार इसकी तो बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स, लाइबिलिटी सब कुछ दे रखी है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट नहीं पता कि क्या क्या गलतियाँ हैं, जो कि जनरली कौन बता देगा, एक तरीके से ऑडिटर बता देगा। क्योंकि रिपोर्ट में क्या बता देगा, स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसीडर्ड फैक्ट, जो भी फैक्ट ऑडिटर ने कलेक्ट किए हैं और कंसीडर किए हैं, जो कि उसने किसके बेसिस पे ड्रॉन अप किए, ड्रॉन अप एज टू गिव क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। किसको देने के लिए, उन पर्सन्स को जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो फुल फैक्ट कंपनी के बारे में नहीं जानते, उनके बारे में एक तरीके से उन्हें ज़्यादा नहीं पता, तो उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसके थ्रू, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के थ्रू। ये बोल दिया। फिर बोल दिया अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज बिजनेस English dictionary, audit report is defined as formal document that states an auditor's judgment of a company's account। normal part है। Under section 143 subsection 3, auditor of a company must report to its member the accounts examined by him। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एड्रेस ही है वो कौन है, मेंबर ऑफ कंपनी, मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड, जो भी लिमिटेड है उसके मेंबर, उनको क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या अकाउंट एग्जामिन किए, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच आर लेड इन जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। इसका मतलब जिस टेन्योर के लिए उसको अपॉइंट किया गया, आपको पता है कि एक साल बाद रेटिफिकेशन होता है, ऐसे आपने पढ़ा था स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, सब्सीक्वेंट ऑडिटर के केस में। तो आपको पता है कि फर्स्ट से लेकर 6th मीटिंग तक,
फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम तक अपॉइंट होता है। तो उस केस में क्या हर एजीएम में उसका रेटिफिकेशन किया जाता है, मतलब मेंबर क्या करते हैं ऑर्डिनरी रेजुलेशन से उसको क्या बोलते हैं, हाँ आप ही अगली बार ऑडिटर रहोगे, आने वाले कितने सालों तक, 5 सालों तक रहोगे। लेकिन अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होता है। कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ टेलीग्राम में, इतने लोग गलत बताते हैं, इसका मतलब उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, यानी वो ढंग से पढ़ते नहीं है। वो क्या सोचते हैं आ जाएगा। आपको जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से ग्रैब करो, ये नहीं कि जहाँ पे आपने क्या करा है कोचिंग के पैसे दिए हैं, जहाँ पे चाहे फ्री में भी मिल रहा है कहीं से पार्ट, तो अगर आपको लग रहा है अच्छा है तो वहीं से आप देखिए, ठीक है। लोग तो फ्री में ही पढ़ते हैं, ये थोड़ी कि कोचिंग के हमारी तरह पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है आपको, यानी आप जैसे मुझे दे रहे हो, जरूरी थोड़ी आपको पढ़ने की यानी आपको मेरे को फ़ीस देने की ज़रूरत है। अगर आपको सारे कंटेंट पता है, गूगल का सारा पार्ट पता है कि यहाँ से सर्च करके मैं ले सकता हूँ, तो आपको मुझे फ़ीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वही एफर्ट नहीं करते हैं तो कहाँ आते हैं, टीचर के पास आते हैं। टीचर क्या करता है, फ़ीस लेता है और आपको क्या करता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल मनी के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप मनी की बात करते हो, देखिए मनी के बिना कुछ नहीं होता, शादी कर लो उसके बाद पता चल जाएगा। सी द डॉक्यूमेंट डिक्लेयर टू बी अटैच टू द बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे क्या बोल दिया, इसके अलावा क्या है, डॉक्यूमेंट जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ अटैच है। देखिए अब आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, जो उसने ईओएम मैटर दिया हुआ है यानी ऑडिट रिपोर्ट में अलग से, तो वो भी बता देगा कि मैंने एम्फेसिस ऑफ मैटर किस पे दिया हुआ है। ये आज की वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। अब देखिए मुझे कहीं से मिला था, ये आपको चाहे कवर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ फॉर टैक्स ऑडिट इज प्रपोज टू बी इंक्रीज टू ₹5 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021। अब देख लिया, आपको बताया कि कंपनीज के लिए तो टैक्स ऑडिट एक तरीके से कंपलसरी है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या बोलते हैं, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा और ग्रॉस रिसिप्ट ये बोलते हैं 50 लाख से ज़्यादा, तो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन क्या बोल दिया कि अब से प्रपोज कर रहे हैं एक तरीके से कि असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से अगर टैक्स पेयर की कैश रिसिप्ट लिमिटेड टू 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट होती है, ठीक है, तो टैक्स ऑडिट का जो टर्नओवर है 5 करोड़ तक बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 5 करोड़ तक में आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 5 करोड़ रुपए तक का अगर टर्नओवर है, लिमिट ऑफ ₹5 करोड़, ये बोल दिया लिमिट ऑफ ₹1 करोड़, यानी 5 करोड़ से अगर कम है, मैंने 5 करोड़ तक बोल दिया, 5 करोड़ से कम है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है इफ़ द टैक्स पेयर्स कैश रिसिप्ट आर लिमिटेड टू 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, इसका मतलब या टर्नओवर, अगर आप जितनी भी सेल करते हो उसका 5% तक ही आपको कैश रिसिप्ट होता है और बाकी सारा लीगली मिलता है। लीगली मतलब किसके थ्रू, चेक के थ्रू, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू मिलता है या बैंक में होता है एक तरीके से, तो आप लीगली कर रहे हो सारा का सारा पार्ट। तो उस केस में क्या बोला कि हमारे लिए टैक्स ऑडिट का दायरा बढ़ाया जाए, और हम टैक्स ऑडिट कब नहीं करवाएं कि अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और अगर टैक्स पेयर की जो कैश रिसिप्ट है वो सिर्फ 5% ही बनती है, बहुत कम बनती है, और अगर ज़्यादा बनती है तो उस केस में तो क्या होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा का पार्टी लगेगा और टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो आपके काम का नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए वरना छोड़ दीजिए। एंड इफ़ द टैक्स पेयर्स कैश पेमेंट आर लिमिटेड टू 5% ऑफ एग्रीगेट पेमेंट, ठीक है। तो जैसे है ना, क्या बोल रहा है, कैश रिसिप्ट के लिए बोल रखा है, वैसे कैश पेमेंट के लिए भी बोल रखा है कि अगर जो कैश पेमेंट होता है वो सिर्फ कितना होता है, एग्रीगेट पेमेंट के 5% के बराबर, 5% तक ही होता है या उससे कम होता है, तब जाके एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5 करोड़ तक कर दी जाए, जिसके थ्रू क्या होगा, हमें ही फ़ायदा होगा कि हमें टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये होगा फ़ायदा। अब कंटेंट में क्या दे रखा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यानी ऐसे के अकॉर्डिंग दे रखा है। हेडिंग, ब्रीफ ऑफ कंटेंट, टाइटल शुड मेंशन दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखिए क्या करना आप, जैसे मैं पर्टिकुलर सारा पार्ट बता रहा हूँ तो एक बार ना गूगल करके जो रिपोर्ट देख लेना, ऑडिट रिपोर्ट देख लेना, विकीपीडिया सर्च कर लेना तो आपको दिख जाएगी, चाहे आपको बाहर की भी दिख जाएगी तो थोड़ी सेम ही दिखेगी, ठीक है। नहीं तो आप इंडियन ऑडिट रिपोर्ट देख लेना, किसी भी कंपनी की आपको दिख जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट सेम दिखेंगे। तो ये टाइटल का पार्ट दिखा रहा है, टाइटल शुड मेंशन दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऊपर। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एड्रेसी मतलब क्या हो गया, क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि जिसको ये रिपोर्ट दी जा रही है। तो मेंबर्स हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, टू मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, टू मेंबर्स ऑफ ABC लिमिटेड, जो भी है पर्टिकुलर वो नाम लिख देंगे। फिर देखिए मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या है, मेंशन दैट इट इज़ द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एज पर किसके थ्रू, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, चाहे जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए। देखिए अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखना है जल्दी से, तो मैं एक बार आपको हल्का सा जनरल का हिंट दे देता हूँ।
देखिए ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि आपके जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चाहे आईएफआरएस की बात करो, चाहे इंड एएस की बात करो, या जो भी आपकी कंट्री में लग रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी आप जानते हो उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं, प्राइवेट कंपनी उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं। तो जो भी जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं उनके हिसाब से पर्टिकुलर बैलेंस शीट बनाई गई है, पीएनएल बनाई गई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है, ये सारा पार्ट इसमें दे रखा है। जो भी नोट्स टू अकाउंट है वो बनाए गए हैं। तो वो सारे किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बेसिस पे। उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से फ्रेमवर्क, जो कि किसका होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें जनरल आता है और स्पेसिफिक आता है, जो मैंने आपको बताया, यानी स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क। एक होता है जीपीएफ और एक होता है एसपीएफ। ये आ गया। तो यही पार्ट आपको हल्का सा देखना है, इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको आ जाएगा। देखिए आपको इतना नॉलेज नहीं है इसमें, धीरे धीरे करके आ जाएगी अगर आप और भी डिटेल देखोगे, ठीक। आजकल आप देखते हो टेलीग्राम, उसमें मैंने जनरली क्या अभी डाउनलोड करा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखी। अगर आप किसी सीए आईपीसीसी का ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको इतने सारे ऑडिट के पार्ट दिख जाएंगे, इतनी सारी पीडीएफ दिख जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप उसमें से एक तरीके से थोड़ा कुछ ना कुछ तो गेन कर सकते हो कि हाँ यार इसमें दे रखा है, क्योंकि कईयों के नोट्स उसमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं, लेकिन मैं नहीं देख पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे को तो जो कंटेंट है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे ये दे रखा है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। और जो भी इंटरनल कंट्रोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब उसको चेक करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो क्या बोल रहा है कि मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, और मैंने क्या कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रखा है, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रखी है। इंड एएस है वो भी कर दी है मैंने फॉलो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगते हैं, हमें पता है। और मैं फेज़ 1 कंपनी में आती हूँ, फेज़ 2 में आती हूँ, फेज़ 3 में आती हूँ, मैंने आपको बताया था। तो मेरे पर इंड एएस लगते हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, बैलेंस शीट बना दिया, पीएनएल बना दिया, सब कुछ बना दिया। अब ऑडिटर ने चेक किया, तो ऑडिटर ने उस बेसिस पे ओपिनियन दी जो अनबायस होनी चाहिए। अब ओपिनियन दो टाइप की, एक तो अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। याद रख लो, वापस से बता रहा हूँ, अनमॉडिफाइड कब होती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेसिस पे बनते हैं, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, उसमें कोई भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इमैटेरियल अगर मिस स्टेटमेंट है भी, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर है भी तो वो इमैटेरियल है, एक तरीके से क्या, वो इम्पैक्ट नहीं डालता, वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालता। जबकि अगर हम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट मैटेरियल भी है प्लस परवेसिव है, या परवेसिव नहीं है। तो अगर परवेसिव है, परवेसिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, दूसरा पार्ट, कि हम सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, जिसमें 3 आती है, आपको पता है, एक एडवर्स, एक क्वालिफाइड और एक डिस्क्लेमर का पार्ट। अब ओपिनियन आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, ये बोल रहा है मेंशन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन अनबायस्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटर बता रहा है कि मेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें क्या बताएगा, मैं ओपिनियन दूंगा, जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, यानी ऐसे उनको कंप्लाइंस किया गया है नहीं किया गया वो देखूंगा, एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया गया है नहीं किया गया वो देखूंगा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रीजनेबल एश्योरेंस देखूंगा, एविडेंसेस सारे देखूंगा, अमाउंट जो भी है डिस्क्लोजर किया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया नहीं किया गया, मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ करूँगा, मैं इंटरनल कंट्रोल कंसीडर करूँगा, लेकिन उस पर अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। याद रखना, मैं इंटरनल कंट्रोल कंसीडर करूँगा, देखूंगा, लेकिन उन पे अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है, मुझे इंटरनल कंट्रोल के बारे में नहीं बताना कि स्टाफ कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे बस इंटरनल कंट्रोल देखना है। उसके बेसिस पे अगर फ्रॉड और एरर हो रहे हैं तो वो अपनी ओपिनियन में दे देना है, ठीक है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा कि इन्होंने कैसे काम किया, क्या नहीं किया, तो जनरली वो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, फ्रॉड ये पता चल रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो किस में बता रहा हूँ, अपनी ओपिनियन में। फिर आपका ये बोल रहा है कि इसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को मैं एस्टिमेट करूँगा, यानी एवेल्यूट करूँगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट को एवेल्यूट करूँगा, और जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन किया गया उसको एवेल्यूट करूँगा। अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या आ रहा है, स्टेट द बेसिस ऑन विच द ओपिनियन एज रिपोर्टेड हैज़ बीन अचीव्ड, फैक्ट ऑफ द बेसिस शुड बी मेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ओपिनियन दी है उसका बेसिस प्रोवाइड कीजिए कि किस किस बेसिस पे हमने अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है। अगर एडवर्स है, यानी मैटेरियल और परवेसिव दोनों है, कि हमें एविडेंस मिले हैं मिस स्टेटमेंट के जिसमें मैटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो एडवर्स होता है, आपको पता है, तो उसके बेसिस उसके फैक्ट बताइए। अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोल दिया, इफ़ एनी अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट द सेम शुड बी मैंशनड। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपने वो देखा होगा CARO, कारो पहले 2003 था, फिर 2016, इसी तरीके से मैंने सुना है 2020 भी जनरली आ रहा है।
तो ये बोल रहा है कि कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ये बोला जाता है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, जैसा भी मैं बोलूँगा, तो उनसे रिलेटेड रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे लीगल प्रोविज़न फॉलो किए गए या नहीं किए गए। मेरे हिसाब से आपका इतना ज़्यादा पार्ट है नहीं, इसलिए मैंने कारो कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक में इसको रख लेता हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि अपना सारा कोर्स हो गया तो मैं कारो 2016 या अगर 2020 का पार्ट है तो वो आपको कवर करवा दूंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, सीधी सी बात है, द एंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, द सिटी इन विच ऑडिट रिपोर्ट इज साइन। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑन विच द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन। अब ये बोल रहा है कि अदर जो हेडिंग्स है वो सारी की सारी बेसिक है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब खुद ही आप समझ सकते हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड द अबाउट द ओपिनियन पार्ट प्रिसाइजली, दिस पार्ट फॉर्म द बेसिक क्रक्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब यूजर क्या देखेगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखेगा, वो तो नॉर्मल है। मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की सॉरी, ठीक है, प्लेस, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो जनरली देख के क्या करेगा, वो तो नॉर्मल क्या देखेगा, ओपिनियन क्या दी गई है, तो मेन कंटेंट पड़ेगा उसका। अब ओपिनियन इन एन ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको बताया अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब क्या हो गया, रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आप बोलोगे तो क्या होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब मॉडिफाइड ओपिनियन में कितने आते हैं, 3 आते हैं, ये मैंने आपको बताया। पर अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का पार्ट यानी अनमॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट। इशू फॉर एनी ऑडिट वेयर द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशन एंड ट्रांजेक्शन इन एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड। ये मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब मिस स्टेटमेंट अगर होते भी है तो वो इमेटेरियल होने चाहिए, ठीक है, इमेटेरियल। अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो अच्छी बात है, पर ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। और याद रखना यहाँ पे एक्सेप्ट का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, मैटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। देखिए याद रखना कि आप कभी भी कन्फ्यूज होते हो तो कैसे, बस नॉर्मल याद रखना कि मिस स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, मैटेरियल पार्ट देखेंगे। जैसे ही मैटेरियल पार्ट होता है तब जाके हमारी जो ओपिनियन है वो क्या बन जाती है, मॉडिफाइड बन जाती है। फिर उसमें से 3 रिपोर्ट आती है, यानी 3 ओपिनियन आती है जनरली आपकी, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ये आती है। तो अगर वो मैटेरियल है तब जाके हम देखेंगे। अब उसमें अगर परवेसिव का पार्ट आ रहा है तो एडवर्स है, परवेसिव नहीं आ रहा तो क्वालिफाइड है। और सीधी सी बात है, अगर आपको एविडेंस ही नहीं मिले तो उस केस में क्या होगा, अगर वो मैटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर का पार्ट आ रहा है। देखिए मैंने कितनी जल्दी बोल दिया, सिंपल पार्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है एन ऑडिट रिपोर्ट विद एन अनमॉडिफाइड ऑप्शन ओपिनियन इज ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट। एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट डेवलप्स कॉन्फिडेंस अमंग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। सीधी सी बात है, जो भी यूजर है उनमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि हम कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। या हम बोल सकते हैं कि जो बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, मैंने आपको बताया वो लोन प्रोवाइड करने के लिए कर लेंगे। गवर्नमेंट होगी, उसको एक तरीके ट्रस्ट रहेगा कंपनी में कि कंपनी क्या कर रही है, ढंग से चल रही है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। फिर देखिए ये बोल रहा है इट प्रोवाइड्स एन इम्प्रेशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रीजनेबली फ्री फ्रॉम एनी मिस स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट एज अपीयरिंग देयर आर ट्रू एंड फेयर। तो सबसे सिंपल लाइन याद रखना कि अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, कोई भी मिस स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, अगर है भी तो इमेटेरियल है, तो उस केस में क्या आएगा आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लोग भूल जाते हैं, गलती से मॉडिफाइड सोचते हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अनक्वालिफाइड। अगर याद नहीं आ रहा तो क्लीन रिपोर्ट याद रख लेना। अब आ गया मॉडिफाइड का, इसमें क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी ऑडिटर को लग जाता है कि उसने कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग की है ऑडिट के दौरान, यानी कुछ भी उसको गड़बड़ पता चली है जिसके थ्रू वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, ठीक है, किसकी वजह से, उस फाइंडिंग के नेचर की वजह से, तो उसको तो अपनी रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन देनी ही पड़ेगी, ये बोल रखा है पहले पैराग्राफ में। दूसरे में क्या बोल दिया, जो मैं बार बार गला फाड़ के बोल रहा हूँ, दे आर 2 बेसिक रीजन ड्यू टू विच एन ऑडिटर कंक्लूड्स ऑन इशूइंग ए मॉडिफाइंग ओपिनियन। अब कौन कौन सी है, बेस्ड ऑन ऑडिट एंड एविडेंस फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ए सर्टेन डिग्री ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, सर्टेन डिग्री ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब वो परवेसिव है या नहीं है वो तो बात की बात है, वो तो क्या इसके अंदर की 3 आएगी ओपिनियन। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है जिसके बेसिस पे हमने क्या करा, ऑडिट की है, और जिसके बेसिस पे हमने क्या करा, बीच में एविडेंस बहुत सारे देखे, जिसके बेसिस पे हमने क्या करा, ट्रू एंड फेयर व्यू देने की करी कि अगर एविडेंस सही है तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे देते हैं, अगर नहीं है तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी अलग ओपिनियन दे देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट दे देंगे। फाइंड आउट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ए सर्टेन डिग्री ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि अगर आपको कंक्लूड हो गया कि आप फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट नहीं हो,
फ्री फ्रॉम मेटल स्टेटमेंट, मेटल मिस स्टेटमेंट नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ मेटल मिस स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए क्या आ गया, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि मेटल चीज़ है, परवेसिव भी हो सकती है, लेकिन उसका हमें एविडेंस नहीं मिल रहा सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। ऊपर तो मिल गया लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, देयर आर 3 काइंड ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन विच आर इशूड अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग्स एंड सर्कमस्टेंसेज। मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन का पार्ट। अच्छा, पहले मैंने क्या लिख दिया, एडवर्स, चलो कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, क्वालिफाइड ओपिनियन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन इज गिवन इन ए सिचुएशन वेयर द ऑडिटर कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मेटेरियल बट नॉट परवेसिव, दैट इज इम्पैक्ट इज नॉट सो हाई दैट इट वुड रेंडर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा कि सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम अनएक्सेप्टेबल बोलें, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब वो परवेसिव नहीं है। याद रखना, ये मत सोचना कि ये अनएक्सेप्टेबल बोल रहा है सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऐसे बोल रहा है कि दैट इज़ द इम्पैक्ट इज़ नॉट सो हाई कि इट वुड रेंडर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल, कि हम इसको ऐसा बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक्सेप्टेबल ही है एक तरीके से, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ओपिनियन में दिखाना पड़ेगा, और हम क्या देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, क्योंकि मेटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अलावा भी देखा जा सकता है, और इसके अलावा वो क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट लगाना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, इसको देखते ही यूजर पता कर लेगा कि हाँ यार इसमें एक चीज़ गड़बड़ है। अब उसके बेसिस पे उसको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, या बाकी सारे यूजर्स देखेंगे कि कंपनी में और कुछ इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए। जैसे मैंने बैंकर की बात करी तो वो क्या बोलेगा, लोन दिया जाए नहीं दिया, सप्लायर की बात करी कि गुड्स प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए, स्टेक होल्डर्स हो गए, प्रपोज इन्वेस्टर हो गया, या पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो क्या सोचेगा, यार कंपनी से निकल जाता हूँ, शेयर्स बेच देता हूँ क्योंकि लॉस और ज़्यादा होता जाएगा। तो किसके बेसिस पे, क्वालिफाइड। लेकिन वह एक तरीके से ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डाल रही। एडवर्स इम्पैक्ट तो कब होगा, जब मेटेरियल है और साथ में परवेसिव है, लेकिन यहाँ पे क्या, परवेसिव नहीं है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके अलावा एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो, इसको छोड़ के बाकी के सारे एक्सेप्टेबल हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, जो भी मेटेरियल मिस स्टेटमेंट आया उसको छोड़ के। द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट कंक्लूड्स दैट दे आर इंडिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट द डिग्री इज़ नॉट हाई। अब देखिए मैंने आपको यही बताया था कि अगले पॉइंट में ये भी आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, मैंने बताया कि आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आपको आ जाएगा। ये बोल रहा है अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट कंक्लूड दैट देयर आर इंडिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको नीचे बताया था जब भी डिस्क्लेमर ओपिनियन का पार्ट, तो वो कब आता है, जब मेटेरियल भी हो और परवेसिव भी हो। तो क्या आता है, डिस्क्लेमर का पार्ट आता है। जब भी क्या होता है, जब हम सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं पा पाते हो। ठीक है, ये मैंने बताया था अनेबल। जब भी मेटेरियल और परवेसिव इसके साथ आ गया तो उस केस में क्या हो गया, डिस्क्लेमर का पार्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन डिग्री इतनी हाई नहीं है। इसका मतलब मेटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, नॉट परवेसिव। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है। तो ये थियोरटिकल पार्ट में आ गया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगले पॉइंट में मैं क्या करूँगा, चार्ट कवर कर दूंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ ए क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट, इन और ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट। देखिए आ गया, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। मैंने आपको ये बताया था कि जनरली जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस बेसिस पर हमने जो भी क्वालिफाइड ओपिनियन दी है उसको छोड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। और जितने भी इंडिया में इंड एस या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, जनरली अकाउंटिंग जो भी स्टैंडर्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, यानी जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 इन द मैनर सो रिक्वायर्ड, यानी जिस मैनर में हमें चाहिए था उस मैनर में हमें दिया गया है। एंड गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो ये कौन बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहा है। ऑडिटर क्या बोल रहा है कि इसको छोड़ के बाकी सारा पॉइंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। समझ गए। अब देखिए आप सोचिए कि जहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एविडेंस मिल गया और मिस स्टेटमेंट का पार्ट है लेकिन मेटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। लेकिन दूसरे पार्ट में मैंने क्या बोल दिया, एविडेंस नहीं मिला तब भी हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, लेकिन कब, मेटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है।
तो मेन कंटेंट क्या है क्वालिफाइड का, कि मैटेरियल होना चाहिए लेकिन परवेसिव नहीं होना चाहिए, तब जाके हम क्वालिफाइड रिपोर्ट का पार्ट दे देंगे, जिसमें हम क्या बोलेंगे, इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे देना है, इन द केस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी एज एट March 31, जो भी ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा। इन केस ऑफ PNL ऑफ द PNL फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट, एंड इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। तो ये बता देंगे कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इस तरीके से दिखा देंगे। अब एडवर्स ओपिनियन का पार्ट आ रहा है आपका। अब देखिए एडवर्स का सिंपल पार्ट क्या है, मैटेरियल प्लस परवेसिव। तभी मैंने क्या बोला कि लास्ट में मैंने वो चारों पार्ट कवर कर लिए, अगर आपको दिक्कत हो रही तो वो चारों पार्ट देख लेना, सबसे सिंपल वही रहेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, एन एडवर्स ओपिनियन शैल बी इशूड बाय द ऑडिटर वेयर ही कंक्लूड्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड प्रोसीजर परफॉर्म देयर आर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सेम इज़ हाई। इसका मतलब क्या है, हमें एविडेंस मिलने चाहिए और हमें पता रहना चाहिए कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, यानी मिस स्टेटमेंट में मैटेरियल पार्ट तो है प्लस साथ में क्या है, परवेसिव भी है, कह रहा है ना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ सेम इज़ हाई। हाई का मतलब क्या हो गया, वो परवेसिव है। इट मीन्स ऑल्सो अफेक्ट अदर अकाउंट्स एंड आइटम्स इन द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब जो भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आता है वो पूरे के पूरे अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, सारे के सारे। इसका मतलब अगर सपोज करो कि मैंने कोई एसेट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन की गलती कर दी तो वो पूरे अकाउंट्स पे इम्पैक्ट डाल रही है, वो PNL पे पूरा का पूरा इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन गलती की करने की वजह से डेप्रिशिएशन का पार्ट कम ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे असर हो गया, बैलेंस शीट पे पूरा का पूरा असर हो गया। वैल्यूएशन करने की वजह से जो भी हमारा रेवोल्यूशन रिजर्व का पार्ट आया, कुछ भी आया, वो हमने ज़्यादा कम दिखा दिया, तो उसकी वजह से सारा का सारा गलती होगी किस पे, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, परवेसिव। एग्जाम्पल ऑफ ए क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट। देखिए जो ये एग्जाम्पल दे रखा है ये क्वालिफाइड नहीं है, एडवर्स है ना, वो मैंने बताया ना ऊपर मिस्टेक हो गई थी, इसलिए जनरली क्या है एग्जाम्पल लिखने में मिस्टेक हो गई। अंदर तो सारा का सारा पार्ट सही है, जिसमें मैंने क्या बताया था कि देखिए ऊपर बताया एक्सेप्ट देगा क्वालिफाइड में, और एडवर्स में क्या देगा, डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्वालिफाइड में एक पर्टिकुलर पार्ट को जो मैटेरियल मिस स्टेटेड है उसको छोड़ के बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, जबकि एडवर्स में क्या होता है, पूरा का पूरा ही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, डू नॉट प्रेजेंट आता है। तो देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, इन आवर ओपिनियन, याद रखना है क्वालिफाइड नहीं है, एडवर्स है, बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरीके से छोड़ दी गई थी, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, हमें बताई नहीं गई, और अगर वो बता भी दी गई तो उसको ढंग से क्या करा, मैनेजमेंट ने सही नहीं करा, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको सही करके वापस से नहीं दिखाया, तो हम क्या बोलेंगे, हम अपनी एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू नॉट गिव यार है, तो वो जनरली किसके केस में होगा, बैलेंस शीट बोल दिया, PNL बोल दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल दिया, इस तरीके से फॉर्मेट का पार्ट कवर हो जाता है। डिस्क्लेमर, जहाँ पे जनरली मैंने आपको क्या बताया कि हमें सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, हमें सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, और उसके साथ साथ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट भी है, हमें पता है कि जिससे रिलेटेड जो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड हमें सफिशिएंट प्लस एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, याद रखना, प्लस साथ में क्या है, वो परवेसिव भी है। इसका मतलब उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। तो डिस्क्लेमर में ये बोल रखा है, ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज टू इशूड बाय एन ऑडिटर in cases where the auditor concludes that he/she is not able to obtain sufficient and appropriate evidences. In such scenario, the auditor is not able to form an opinion and thus disclaim form providing an opinion on the financial statement. मतलब वो disclaimer opinion दे देता है. The impact of material misstatement and degree of same is high enough. इसका मतलब क्या हो गया, देखिए material misstatement है प्लस डिग्री ऑफ सेम इज़ हाई, मतलब क्या है, परवेसिव भी है। यहाँ पे चाहे ब्रैकेट में मैं एक बार लिख दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये परवेसिव भी है। तो मैटेरियल भी होना चाहिए प्लस परवेसिव भी होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट में पार्ट देखा, देखिए ये वाला, तो मैंने क्या बताया था, ऑडिटर इज़ अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं पा रहा, ठीक है, विच इज़ बोथ मैटेरियल एंड परवेसिव। इस तरीके से समझिए, अगर वो मैटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो उस केस में क्या आएगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि आपने किस पैराग्राफ में पढ़ी क्वालिफाइड में, ये देखिए।
तो आप क्या है लिंक करके चलिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्वालिफाइड का पार्ट आ रहा है, इसमें आपने ये सेकंड पॉइंट में देखा, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये सेम किसका है, डिस्क्लेमर की तरह आता। लेकिन बट कंक्लूड देयर आर इंडिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट द डिग्री इज नॉट हाई। मतलब मिस स्टेटमेंट है, अभी डिस्क्लेमर लाइन में भी ये बोल रखा है मिस स्टेटमेंट है, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं डिग्री हाई है, यहाँ पे क्या बोला डिग्री हाई नहीं है। इसका मतलब ये परवेसिव नहीं है। डिग्री इज़ नॉट हाई मतलब परवेसिव नहीं है। तो जब भी परवेसिव नहीं है, मेटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्या आ जाएगा आपका क्वालिफाइड का। अगर हम डिस्क्लेमर का देख रहे हैं यहाँ रखना, और अगर हम डिस्क्लेमर का पूरा प्रॉपर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मतलब डिग्री ऑफ सेम क्या है, हाई इनफ है। इसका मतलब वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट डालेगा। उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि एक तरीके से हम सफिशिएंट एविडेंस नहीं ले पा रहे हैं, सामने वाला मैनेजमेंट हमें रोक रहा है, चाहते हुए भी हम जितने भी मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा मान के चलिए कि मैनेजमेंट चलो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसकी रिपोर्ट हम किसको कर रहे हैं, ऊपर वाली अथॉरिटी को कर रहे हैं, मान लो टॉप मैनेजमेंट को कर रहे हैं। अब वो भी नहीं मान रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना एक तो ऑडिट का पार्ट रिसाइन कर देंगे, छोड़ देंगे, और साथ में क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे कि हमें रोका गया और जब हमने इन्फॉर्मेशन मांगी तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ऐसे भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ये बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ए समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट। अब वो किसकी वजह से, कि हमने डिस्क्लेमर ओपिनियन दी है, जो हमने बता दिया किस वजह से। वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हमें रोका गया। मैनेजमेंट के बाद हम हायर अथॉरिटी के पास गए, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TCWA ऐसे बोल सकते हो, दोज चार्ज विथ ऑथोरिटी, ठीक है, या TCWG, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, एक तरीके से जिनके पास पूरे के पूरे बिजनेस की ऑथोरिटी थी। यानी टॉप मैनेजमेंट के पास गए, हमने बोला कि आपका जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर ये हैं, जो भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें। तो अथॉरिटी बोल रहा है कि हमको तो नहीं पता, हम नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन। अथॉरिटी ने भी मना कर दिया, भगा दिया, एक तरीके से भगा कह दिया, यानी हमको मना कर दिया, भगाएंगे क्यों, तो हमें मना कर दिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम रिसाइन कर देंगे जॉब से। जो भी ऑडिटर के फॉर्म में हमने क्या करा, ऑडिट की है, उससे हम रिसाइन कर देंगे, और साथ में ऑडिट रिपोर्ट में अपनी डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे कि क्या है कि हमें सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं, हमें दिए ही नहीं गए, हम एविडेंस मांगने गए, हमें दिए ही नहीं गए। इस तरीके से हो गया। अगर अथॉरिटी दे देती तो अच्छी बात होती, उस बेसिस पे क्या होता, हम क्या पता क्वालिफाइड रिपोर्ट देते, क्या पता हम एडवर्स देते, और क्या पता अगर अच्छी होती सारी की सारी बात, तो उस केस में हम क्या करते, अनमोडिफाइड दे देते, ठीक है, जो कि मुश्किल केस है, क्योंकि मैनेजमेंट मना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही होगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन एन ऑडिट रिपोर्ट। देखिए अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो EOM की बात करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करता है, तो इसमें ऑडिटर क्या बताना चाहता है सामने वाले को, मतलब यूजर्स को क्या बताना चाहता है कि कुछ हमने मैटर यहाँ पे लिख रखे हैं, यानी मैटर हमने बता रखे हैं, जो कि एक तरीके से देखिए ज़रूरी नहीं कि मॉडिफाइड का पार्ट है। याद रखना कि जब भी वो एम्फेसिस ऑफ मैटर बता रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि ऑडिटर अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, इसका मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर की रिपोर्ट दे रहा है कि यार कुछ ना कुछ मैटर में से स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा वो। जनरली वो क्या है, बताना चाहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, यानी जो भी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उनको इन मैटर का थोड़ा पता चल जाए कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही है, हमने क्या कर रखी है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रखी है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्लीन रिपोर्ट दे रखी है, मैं एक ऑडिटर हूँ, मैंने क्लीन रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन कुछ आपको मैटर पता रहने चाहिए जिसको मैं अलग से कवर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे याद रखना, ये बोल रहा है इन दिस केस द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज हर ओपिनियन। उसको अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ना एडवर्स बताना है, ना क्वालिफाइड बताना है, ना डिस्क्लेमर बताना है, लेकिन अलग से क्या है, एक EOM मैटर पैराग्राफ कवर कर देना है। कब, अगर उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उसको बता देनी चाहिए, यानी उनको पता चल जानी चाहिए। इन ए सिचुएशन वेयर द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पर्टिकुलर रिपोर्टेड आइटम, he/she may include an emphasis or matter paragraph in his/her audit report. In this case, the auditor is not required to modify his/her opinion. The paragraph is added when the issue is not a key audit matter and only requires disclosure for a better understanding of the financial statement. इसका मतलब यूजर एक अच्छे ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ जाए और एक की ऑडिट मैटर नहीं है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चल जाए। मान के चलिए कोई पेंडिंग क्लेम बचा हुआ है, कहने का मतलब कोर्ट केस चल रहा है, जो लिटिगेशन का पार्ट है वो चल रहा है अभी,
ठीक है, उसकी अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि वो फ्यूचर आउटकम के बेसिस पे, फ्यूचर में कोई इवेंट होगा उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर क्लेम हो रहा है नहीं हो रहा, यानी कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, जो भी क्लेम है सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो किस पे? फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे। तो वो बता दिया हल्का सा पार्ट। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में मान के चलिए जो भी मेटेरियल चेंज हुआ है वो जनरली बता दिया गया कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ चेंज कर दिया मेटल चेंज, लेकिन मिस स्टेटमेंट का पार्ट नहीं याद रखना, जरूरी नहीं है वो मिस स्टेटमेंट का, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मॉडिफाइड रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट भी दे रहे हो उसके साथ भी एम्फेसिस और मैटर दे सकते हो कि कंपनी ने कुछ चीज़ों में चेंज करा है जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना आसान रहेगा। तो टू इन्फॉर्म यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द सेम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर ए स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, कोई स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया। अब देखिए स्पेशल पर्पज क्या है, जो कि अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है कि सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जरूरी नहीं वो फॉलो करने पड़े, कुछ अलग से जो भी बताए गए हैं उसके हिसाब से फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसे हमने क्या बोल दिया, स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, मतलब उसका फॉर्मेट, उनका रिपोर्ट का तरीका कुछ अलग हो सकता है जो कि एक जनरल पर्पज फ्रेमवर्क की तरह नहीं होगा। जनरल पर्पज क्या होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारा का सारा क्या, जनरल पर्पज। द ऑडिटर डिस्कवर्स सम फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट एंड द ऑडिटर्स इशू न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कुछ फैक्ट डिस्कवर किए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने जरूरी थे लेकिन वो नहीं बता पाया एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है, यानी ऑडिट रिपोर्ट में बताना जरूरी थे नहीं बता पाया, तो ऑडिटर ने क्या कर दिया, नई या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी जिसमें डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पे तब तक उसने क्या कर दिया, उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में दिखा दिया है, बोल रहा है अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर आउटकम ऑफ एन ऑन गोइंग लिटिगेशन। मैंने क्या बताया, वही कोर्ट का जो क्लेम चल रहा है किसी वजह से, यानी कोर्ट का जो केस चल रहा है, किसी पार्टी का क्लेम चल रहा है, तो फ्यूचर में जो भी इवेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि देना है नहीं देना। इसी तरीके से कभी कभी कंपनी क्या करती है, जैसे कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया उसको पहले ही अप्लाई कर दिया, वो भी हो गया, तो वो जनरली एक तरीके से क्या ऑडिटर को थोड़ा सा बताना जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक तरीके से वो एम्फेसिस दे रहा है कि इस पे ध्यान दो, किसको बोल रहा है, यूजर्स को, कि इस पे ध्यान दो, इन्फॉर्मेशन कंपनी की सारी सही है, मैंने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दी जनरली, ठीक है, जो मैं एम्फेसिस और मैटर का पार्ट बोल रहा हूँ वो कोई मॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट नहीं है, मैंने अपनी ओपिनियन दे दी है, लेकिन इसके अलावा मैं ये अलग से और कवर कर रहा हूँ जो EOM मैटर पैराग्राफ में जाएंगे, ठीक है, EOM पैराग्राफ में जाएंगे। इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। इसी तरीके से अदर मैटर पैरा भी होता है कि एम्फेसिस और मैटर के अलावा अदर मैटर भी हो गया, उसमें जनरली छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो कवर हो जाएगी कि कंपनी की ऑडिट से रिलेटेड ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हो गया एक तरीके से। और भी छोटी मोटी बैंक से रिलेटेड की, जब भी हम क्या कर रहे हैं, बैंक की ऑडिट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, 2-3, जो कि ज़रूरी नहीं आपको एम्फेसिस और मैटर में बताना है, तो अदर पैरा में बता देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल आपका पार्ट आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ तक का पार्ट आपका हो गया, और मेरे हिसाब से मैंने जितना भी हो सके आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि ओपिनियन क्या होगा, रिपोर्ट का पार्ट क्या होगा। फिर भी अगली वीडियो में क्या करूँगा, मैंने आपको बताया कि एक चार्ट आपको बता दूंगा, 2 पर्टिकुलर चार्ट रहेंगे, जिसमें एक क्या होगा कि ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, उसको एविडेंस मिल गए, जिसमें आपको पता है कि मेटल पार्ट आएगा, परवेसी का पार्ट आएगा, और दूसरा क्या है जिसमें एविडेंस उसको नहीं मिले, तो ये तो एक पार्ट हो गया चार्ट का। और दूसरा क्या होगा कि उसमें मैनेजमेंट उसको रोक रहा है इन्फॉर्मेशन लेने से, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैनेजमेंट रोक रहा है और उसके ऊपर अथॉरिटी भी उसको रोक रही है, मना कर रही है कि हमें नहीं पता कुछ भी, तो उस केस पे क्या करेगा, वो रिज़ाइन कर देगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर देगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देगा, ये पार्ट है। लेकिन अगर अथॉरिटी ऊपर की मान गई और उस बेसिस पे क्या करेगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। जहाँ भी उसको गड़बड़ लग रही है, मेटरल पार्ट है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, क्वालिफाइड दे देगा। जहाँ मेटरल है और परवेसिव है तो वहाँ पे क्या कर देगा, वो डिस्क्लेमर दे देगा। ये सारा पार्ट नॉर्मल पार्ट है, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाएगा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो चलो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके भी 6 to 7 पेज है, तो इसको अगली वीडियो में ही एक साथ कवर कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।